कॉन्सेप्ट आपको ये डिफाइन करना है। सबसे पहला आपने क्या लिखा कि प्रॉफिट अर्न बाय सब्सिडरी कंपनी आफ्टर डिडक्टेड आफ्टर होल्डिंग कंपनी एक्वायर आफ्टर होल्डिंग कंपनी एक्वायर आफ्टर होल्डिंग कंपनी एक्वायर इट्स शेयर्स, है ना। आफ्टर holding company acquire its shares known as post acquisition profit, known as post acquisition profit. Any doubt anybody? है ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को। क्या लिखा आपने? प्रॉफिट अर्न बाय सब्सिडरी कंपनी। अर्न कौन कर रहा है? सब्सिडरी कंपनी अर्न कर रही है प्रॉफिट को, लेकिन कब? आफ्टर एक्वायर, है ना। जब होल्डिंग कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर ली? एक्वायर कर ली। और उसके बाद अगर सब्सिडरी कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो क्या कहलाएगा? पोस्ट। और अगर बिफोर एक्वायर कर ली तब क्या कहलाएगा? प्री। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, है ना। यानी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नोन एज व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन, मतलब, है ना। उसमें दिया जाएगा कि एक्वायर कर लिया पहले, तो अब आप बताइए प्रॉफिट कैसा होगा। उसमें ऑप्शन दिया जाएगा प्री, पोस्ट, ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो क्या टिक करोगे? अभी तो कुछ क्लियर ही नहीं है तो क्या टिक करोगे? हमने तो एग्जाम्पल बताया, समझाया अभी आपको, है ना। वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना। लेकिन आप क्लियर है कि अगर बिफोर एक्वायर है इट्स शेयर, है ना, तो नेचुरल है वो प्री हो जाएगा। अगर आफ्टर है तो वो पोस्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो आई होप टिक करने में और ब्लैक करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों भाई? कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। बिफोर प्री और आफ्टर पोस्ट। क्लियर? पहली चीज। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, देखिए, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट स्टिल अनड्रॉन, UNDRAWN, इसको क्या पढ़ेंगे? अनड्रॉन। आर एलोकेटेड बिटवीन होल्डिंग एंड हाँ उधर पीछे एंड माइनॉरिटी। क्लियर? एनी डाउट? पढ़िए, ध्यान से पढ़िए कि ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है बेटे, वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? होल्डिंग कंपनी नहीं, क्या कह रहा है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट स्टिल अनड्रॉन आर allocated between holding and minority। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? कौन बताएगा? आप बताइए। ओनली वन सेकेंड। हाँ सर, कंपनीज यूज करेंगी सर, होल्डिंग और माइनॉरिटी। समझ में आया? एनी डाउट एनीबडी? क्लियर हुआ कौन से? अब इसके बाद आपको ये नोट करना है कि इसका हमें कैसे एडजस्टमेंट करना है। ये जो हमारा पोस्ट प्रॉफिट होगा बेटे, उसको हम मतलब कहना चाहिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर्पस से हम कैसे मैनेज करेंगे। अब जो आप लिखने जा रहे हैं वो इस पर्पस को क्लियर करेगा कि कंसोलिडेटेड यानी पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो राइट डाउन करिए बेटे। तो उसमें लिखिए शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन रिजर्व प्रॉफिट, इन रिजर्व प्रॉफिट। एक ही बात है बेटे, रिजर्व प्रॉफिट और वो प्रॉफिट एक ही बात है ना। प्रॉफिट इज एडेड टू PL, is added to PL of holding
क्या होगा? ऐड होगा, और लॉस होगा तो क्या होगा? डिडक्ट डिडक्ट हो जाएगा। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, पहले तो पढ़िए पहले। सर रेवेन्यू लॉस के बाद क्या है? हाँ, टू बी डिडक्टेड, इज टू बी डिडक्टेड, इज टू बी डिडक्टेड, है ना? अगर प्रॉफिट होगा ऐड हो जाएगा, अगर लॉस होगा डिडक्ट तो डिडक्ट हो जाएगा। बेटे क्लियर? बस इसमें इतना ही जानना है, इतना ही क्लियरेशन है, ठीक? ओके, अब आते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब किसके आते हैं बेटे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्लियर करने से पहले मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा या पहले क्लियर कर देते, तब फिर एक क्वेश्चन कराते हैं, उसी क्वेश्चन में तीनों चीजें क्लियर करा देंगे। क्या ख्याल है ना? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें और फिर ऐसा करेंगे कि एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे हम लोग जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाए हमारी। ओके, जितना हमने कल डिस्कस किया था, जो आज डिस्कस किया है, सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन है नोन एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, या हाउ कैन इट कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, है ना? या व्हाट टाइप ऑफ कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, है ना? ये सारी चीजें जब आप जान लेंगे, मतलब इतने सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फ्रेम होने चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन फ्रेम होगा तभी आप ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर पा रहे तो फिर आप मतलब उसको याद नहीं रख पाएंगे कि क्या होने पर क्या टिक करना है, ठीक है ना? तो इज द फर्स्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, शेयर होल्डर अदर देन होल्डिंग कंपनी, शेयर ऑफ shareholders other than holding company in the share capital, comma, reserve and profit of subsidiary company is known as minority interest. अब जो स्टेटमेंट आपने लिखा है इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि व्हाट डू मीन माइनॉरिटी इंटरेस्ट, है ना? पहला क्वेश्चन और सिचुएशन, कंसेप्ट और सिचुएशन दोनों क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, मन में पढ़िए, मन में अपने आप को समझाइए कि आपको समझना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप उसको टिक करोगे, पढ़िए जरा मन से। आई होप सबने पढ़ लिया है ना? नहीं, इसी बार कहिए दोबारा से, क्या कहना चाह रहे? शेयर होल्डर है होल्डिंग कंपनी के, हाँ, उनके शेयर कैपिटल और रिजर्व जो है सब्सिडियरी कंपनी में, वही माइनॉरिटी इंटरेस्ट होते हैं। या तीन चीजें मैंने बताई ना उसमें, एक रिजर्व है और एक क्या है, और एक उससे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। हाँ, ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, मतलब सब्सिडियरी कंपनी के होल्डिंग कंपनी के अलावा जो होते हैं, हाँ, जो जिसमें इनके शेयर्स नहीं होते हैं, वो माइनॉरिटी होते हैं, वो माइनॉरिटी होंगे, ठीक है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वर्ड है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वर्ड यूज हो रहा है बेटे, तो ये इसमें किन चीजों को हमें इन्वॉल्व करना है, यानी दो चीजें हैं हमारे पास, एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडियरी कंपनी है ना? तो हमारा जो स्टेटमेंट था वो क्या कह रहा था कि द शेयर ऑफ शेयर होल्डर्स, फिर उसके बाद क्या कह रहा था, अदर देन, मतलब द शेयर ऑफ शेयर होल्डर्स अदर देन होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग कंपनी के बाद क्या लिखा आपने? हाँ, होल्डिंग कंपनी in the share capital, reserve and profit of subsidiary company is known as, मतलब इन सब चीजों को हम इस नाम से जानते हैं कि माइनॉरिटी है। क्योंकि मैं इसलिए इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ
क्योंकि अभी जब कैलकुलेट की बात आएगी सही कि है। हाउ कैन इट कैलकुलेट, इसमें ये भी बोल सकते हैं कि वो बेसिकली होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर है ही नहीं, वो है ही सब्सिडियरी के। उसी की तो बता रहे ऑफ सब्सिडरी, उसी के लिए बता रहे अदर देन और सब्सिडरी। माइनॉरिटी हाँ, सब्सिडरी का जो शेयर कैपिटल उसका वो सब सारी चीजें मिला करके, अच्छा जब कैलकुलेट की बात करेंगे तो यही सारी चीजें उसमें कैलकुलेट होंगी। एक सर्टेन परसेंटेज इज गिवन, उसी परसेंटेज के हिसाब से इन सबका रेशियो निकाल करके और वो ऐड कर दोगे तो बन जाएगा क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब वो परसेंटेज क्या है वो राइट डाउन करना है बेटे। अगला जो स्टेटमेंट हमारा होगा, अभी तो आपने ये जाना कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते किसने हैं। क्यों भाई, एवरीबॉडी क्लियर? और एक दूसरा स्टेटमेंट भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा बेटे। राइट डाउन करिए जरा, लिखिए दिस रिप्रेजेंट माइनॉरिटीज, एपोस्ट्रोफीज लगा दीजिएगा, माइनॉरिटीज शेयर्स इन द नेट assets of subsidiary company। अब इसको पढ़िए, क्या समझ में आया कि क्या कह रहा है कि दिस रिप्रेजेंट माइनॉरिटी शेयर्स इन द नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। वही बात जो आप बोल रहे हो वो चीज यहां पर क्लियर हो गई। क्लियर हो गई कि नहीं? अब बात करते हैं कैलकुलेटिंग की बेटे। अब इसकी बात करते हैं कि हाउ कैन इट कैलकुलेट, है ना? ठीक, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा सर? तो उसके लिए तीसरा स्टेटमेंट राइट डाउन करिए मुझे। थर्ड स्टेटमेंट, minority interest may be calculated in the following manner, assuming minority vote। एक वर्ड देखिए यूज हो रहा है यहां पर, क्या? assuming minority, The following manner, हाँ मैनर, assuming मैनर के बाद assuming minority hold, हाँ hold, HOLD hold, नहीं समझ रहे? पकड़ना, hold, हाँ, minorities hold, है ना, minority hold, ठीक है, फुल स्टॉप। सपोज दैट 25%, नेक्स्ट लाइन से देखिए, 25% shares in subsidiary company, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या आ जाएगा। अभी भी आपने राइट डाउन किया, क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल आ गया, फिर कैपिटल प्रॉफिट आ गया, फिर RESERV रिजर्व प्रॉफिट आ गया, फिर क्या आ जाएगा? रिजर्व प्रॉफिट के बाद बताइए, रेवेन्यू रिजर्व। आप देखिए ये जितनी वैल्यूज है बेटे, ये सारी वैल्यूज किसकी हैं? सब्सिडरी की। अभी भी राइट डाउन किया ना आपने, और उन्होंने एक एज्यूम कर लिया कितना परसेंट? 25%। दैट मीन्स इसका 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4। अब जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? क्लियर? एनी डाउट, एनीबॉडी? समझ में आया? ये है कैलकुलेटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, इस तरह से आपका क्या निकल आएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल आएगा। ओके,
अब हम एक क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे और उस क्वेश्चन में जितनी चीजें अभी तक हमने क्लियर की हैं कल से आज तक, वो सारी उसमें हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, इंफॉर्मेशन राइट डाउन करिए बेटे। बैलेंस शीट ऑफ आशीष लिमिटेड एंड ग्रीस लिमिटेड। आपको एक बैलेंस शीट दी जा रही है आशीष लिमिटेड एंड ग्रीस लिमिटेड एज 31 मार्च 2013, और उसको आपको किस तरह से उसका फॉर्मेट आपको बनाना होगा। उसका फॉर्मेट आपको इस तरह से बनाना है। एक आपका क्या हो जाएगा, पहले क्या नाम था, आशीष, और दूसरा हाँ, और ये पर्टिकुलर हो जाएगा। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल, है ना, और उसके बाद आशीष। क्लियर? एनी डाउट? ये वर्टिकल फॉर्म है। ये बैलेंस शीट का कौन सा फॉर्म होता है, वर्टिकल फॉर्म। तो आयु पहले वाले कॉलम में आशीष लिमिटेड कंपनी, दूसरे में ग्रीस लिमिटेड कंपनी, और उधर पर्टिकुलर हो जाएगा। ठीक, अब अंडर द पर्टिकुलर हेडिंग क्या डालेंगे आप, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मेन हेडिंग क्या होगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, डाल दिया हेडिंग। अब डालने के बाद सबसे पहले लिखिए शेयर कैपिटल। आशीष की शेयर कैपिटल है बेटे 5 लाख और गिरीश की है 2 लाख। आई होप एवरीबॉडी राइट डाउन। और जहां आपने लिखा है शेयर कैपिटल, वहां पर पर्टिकुलर में ब्रैकेट में लिख दीजिए ईच शेयर की वैल्यू क्या है। ईच शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज। 10 रुपीज ईच फुली पेड। क्या लिखेंगे, हाँ, फुली पेड। और जनरल रिजर्व लिखिए, आशीष का जनरल रिजर्व है 1 लाख और गिरीश का है 50,000, 1,50,000। पीएल, आशीष का है 60,000 और गिरीश का है बेटे 35,000, 60 एंड 35। ओके, फिर लास्ट है बेटे क्रेडिटर। लास्ट क्या है, क्रेडिटर। आशीष का है 80 और गिरीश का है 60। अब आप टोटल करिए, टोटल करके बताइए कितना आया, वैल्यू कितनी आ रही है। आशीष की आ रही है 7,40,000 और गिरीश की कितनी आ रही है 3,45,000। कितनी आ रही है 3,45,000। अगर नहीं आ रही है तो कुछ गलत हो गया। टोटल कर दिया, एक आ रहा है कितना 7,40,000 और दूसरा है 3,45,000। अब टोटल करके छोड़ दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए उसको। अब नीचे लिखिए असेट्स। मैंने बताया था ना फॉर्मेट में, यहाँ इसका टोटल कर दीजिए ऐसे करके, ये टोटल हो गया, है ना। अब आप रहेंगे असेट्स में। असेट्स में लिखिए सबसे पहले, असेट्स में है बेटे फिक्स असेट्स 3 लाख और 1 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख। इन्वेस्टमेंट 60% शेयर इन ग्रीस लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट, और उसी पर्टिकुलर में ही लिखना है ब्रैकेट में 60% शेयर्स इन ग्रीस लिमिटेड। और आशीष में लिखना 1,62,400 और ग्रीस में नील कर दीजिए। आशीष वाली अमाउंट है बेटे 1,62,400 और ग्रीस वाले में नील कर दीजिए। फिर लिखिए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आशीष का है बेटे 2,77,600, 2,77,600 और गिरीश का है 2,39,000। और लास्ट है बेटे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। लास्ट क्या है, प्रीलिमिनरी। वो आशीष में नील है और गिरीश में है 6,000। तो जब आप टोटल करेंगे इसका, आई होप एज इट इज आएगा 7,40,000 का आशीष का आएगा और गिरीश का 3,45,000 आएगा।
अब आप बैलेंस शीट को क्लोज कर दीजिए, अंडरलाइन करके क्लोज कर दीजिए और नेक्स्ट लाइन से लिखिए आशीष लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर ऑफ ब्रीज लिमिटेड। आशीष लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर ऑफ ब्रीज लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2012। कब एक्वायर्ड किया था? 1 अप्रैल 2012। On which date? On which date General Reserve and PL of Greece Limited? On which date General Reserve and PL of Greece Limited so balance all rupees 40,000 and 8,000. Rupees 40,000 and 8,000. कितना शो कर रहा है? जनरल रिजर्व 40,000 और पीएल कितना है? 8,000 रिस्पेक्टिवली। अब नई लाइन से लिखिए, आपको क्या करना है? प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या बनाना है आपको? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनेगी। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? प्री एक्विजिशन, फिर क्या निकालना पड़ेगा? पोस्ट एक्विजिशन, फिर क्या निकालना पड़ेगा? फिर आपको एक अभी जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं पढ़ाया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अभी नहीं पढ़ाया है, वो भी निकालना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज हम सिर्फ कैलकुलेशन क्लियर कर पाएंगे, बैलेंस शीट आज नहीं बना पाएंगे। बैलेंस शीट अब अगले टर्म पे बन पाएगी जब अगले और 2 टॉपिक क्लियर। तो जो क्लियर कर चुके उनकी वैल्यू निकाल दीजिए आप। तो सबसे पहले डालिए हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। जल्दी डालिए हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। आई होप एवरीबॉडी राइट डाउन यस या नो। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी क्या फाइंड आउट करना है? कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी निकालना है। तो आप देखिए कि आपके पास जनरल रिजर्व 1 अप्रैल 2012 को कितना था? कितना था? 4,000। कितना था? 40,000। तो 40,000 का 40,000 लिखी, 40,000 लिखी, 40,000। और पीएल कितना था उस पीरियड में? 8,000। हाँ लिख दीजिए 8,000। तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 48,000। टोटल कितना हो गया? भाई बोलिए, बोलेंगे नहीं तो मेरे समझ नहीं आएगा। टोटल हो गया 48,000। ठीक। अब उस 48,000 में लेस करना है क्या? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या लेस करना है? प्रीलिमिनरी है कितना? 6,000। तो अब जो बच के आएगा वो कहलाएगा कैपिटल प्रॉफिट। वो क्या कहलाएगा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो क्या एग्जाम में नहीं निकाल पाएंगे आप? निकाल लेंगे ना। इसी टाइप की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, दैट मींस कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट। ओके, एनी डाउट एनीबॉडी? नेक्स्ट पोस्ट। अब आप क्या निकालने जा रहे हैं? पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू प्रॉफिट। पोस्ट का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू प्रॉफिट आप निकालने जा रहे हैं। किसका? सब्सिडरी कंपनी का, यानी रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। क्लियर? इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, आप राइट डाउन करिए। आपके पास जनरल रिजर्व 31 मार्च 2013 को कितना था? 50,000। कितना था? 50,000। 50,000 में पीएल आपको कितना था उस पीरियड में? 35,000। तो टोटल कितना हो गया? 85। कितना हो गया? 85। और 31 मार्च 2013 में आपके पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना था? 6,000। लेस कर दीजिए तो जो निकल के आएगा वो आपका क्या होगा? टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। क्या होगा? रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आएगा? 79। अब उस 79 में आपको क्या करना है? लेस, क्योंकि ये अभी इसमें आपका वो भी इन्वॉल्व है। क्या? कैपिटल। ये जो वैल्यू आ रही है इसमें आपका टोटल कैपिटल
एंड रेवेन्यू दोनों इन्वॉल्व है, बल्कि इस बात लिख दीजिए, यहाँ 72 आया है उसके सामने आप लिखिए टोटल कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, तब आपको समझ में आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये आपका मतलब टोटल कैपिटल और रेवेन्यू मिला के आया है। अब आप इसमें लेस करिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो वो कितना निकल के आया था? 42,000। वेरी गुड, इसको आपको लेस करना है। अब जब आप इसको लेस कर देंगे फिर जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन, है ना? एनी डाउट? ये जो टोटल आया था ना 79 के, ये दोनों को मिला के आया था, तो हमने उसमें से वो पार्ट हटा दिया जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो हमने 42 निकाला था, वो हमने रिड्यूस कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना? 37। ये है हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट बेटे। एनी डाउट एनीबॉडी? क्लियर? अब आ जाइए क्या? कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखिए जो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं ना बेटे, ये एक्चुअली इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है ना, तो उसमें आपका कितना था? 37 है ना, पोस्ट का 37 निकल के आया आपका, तो परसेंट कैसे निकालेंगे आप? बहरहाल यहाँ पर इन्होंने 60% दे रखा था, तो ये कैसे इन्फॉर्म होगा कि 60%? तो नेचुरल है कि 40% क्या होगा, ये रेशियो हो गया हमारा, तो अब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे उसमें? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का 40% निकाल लीजिए, कितना आ रहा है, और सामने लिखते जाइएगा सीरियल से। शेयर कैपिटल का 40% कितना आ रहा है? हाँ, 80,000 लिख लीजिए। अब उसके नीचे फिर दूसरा क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का 40% निकाल दीजिए, कितना आ रहा है? आयोग 16,800। बहुत सही। उसके बाद तीसरा क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट 37, उसका 40% ले लीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए। अब आपका टोटल कितना हो गया? सुबह अब टोटल कितना हो गया? अब आपका प्रॉफिट टोटल कितना होगा बताओ? 1,00,000। गलत जोड़ दो भाई, 80,000, 16,800 और 14,800 को जोड़ोगे कितना आएगा? यार तुम्हें जोड़ना नहीं आता तुम्हें? 1,11,600। राइट, सिखाओ यार इनको, इनकी क्लास दो एक दिन, थोड़ी सिखा पाएंगे। ये आपका क्या निकल के आया? आधे लोग क्या निकल आया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल आया। एनी डाउट एनीबॉडी? अब इसमें दो चीजें जो रह गई वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे क्लियर कर लेंगे।